जय हिंद साथियों, मैं सुनील वर्नवाल सृजन अपने ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, डेली करंट डोज यानी डीसीडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राहत पैकेज के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनरेगा एक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन के रूप में उभरा है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ही बात करते हैं सवाल पे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कोरोना से उभरने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके तहत कुछ मनरेगा के लिए भी आवंटित की गई है। तो वह राशि कितनी है? वह राशि है 40,000 करोड़ रुपए। कितनी है वह राशि? वह राशि है 40,000 करोड़ रुपए। साथियों, हमने देखा है कि लगातार इस तरह के सवाल मनरेगा या कभी भी मनरेगा के आवंटन, जब बजट में होता है आवंटन कितनी राशि आवंटित की गई, तो भी ये प्रश्न पूछता है। तो इसलिए इस राहत पैकेज में जो मनरेगा के लिए राशि पूछी गई है, यह 40,000 करोड़ रुपए निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है एग्जाम में। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक अपने कहीं अंतः मन में स्थापित करें। इस मनरेगा से संबंधित, मनरेगा की बात आ गई है तो कुछ मनरेगा के संबंध में हम कुछ जो और इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं उन तथ्यों की आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत, एक्चुअली मनरेगा जो है प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को, ठीक। फिर एक परिवर्तन होता है, यह पहले नरेगा होता था और फिर ये बन गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा से मनरेगा का मतलब क्या है? नरेगा का मतलब होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो जब राष्ट्रीय में जुड़ जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये हो गया हमारा 2009 से। ओके, इसके संदर्भ में कुछ एक दो फैक्ट और है कि ये जो हमारा मनरेगा है, यानी कि अब इस मनरेगा की हम बात करेंगे क्योंकि यही मनरेगा चल रहा है। मनरेगा के तहत व्यवस्था की गई है कि किसी भी परिवार में, चाहे वह परिवार एससी हो, एसटी हो, ओबीसी का हो या जनरल का, यहाँ पे इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कोई भेदभाव नहीं है। बल्कि कोई भी परिवार जो भी, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, उस परिवार, एक परिवार का कोई भी एक व्यक्ति मिनिमम उसे 100 दिन का रोजगार की गारंटी इस योजना के माध्यम से मिलती है। अर्थात यदि उसे एक परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को मिनिमम 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है सरकार, तो उसे इस रोजगार के बदले में नगद भुगतान किया जाता है। ओके, साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो रोजगार की हमने 100 दिन की बात की या एक उसकी बात की कि एक परिवार का, तो इसमें 1/3 यानी 33% महिलाओं के लिए होगा। यह विशेष इसमें व्यवस्था की गई है 33% महिलाओं के लिए। एक बात, दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यहाँ पे ये भी है कि इसका जो ये जो मनरेगा हमारा लागू किया जाता है, किसके द्वारा? ग्राम पंचायतों द्वारा। इसे किसे लागू, कौन लागू करता है? तो ग्राम पंचायतें इसे लागू करती हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे द्वारा जुड़ता हुआ, वह फैक्ट है कि यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। दरअसल कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि जो मनरेगा है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो वह आता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, तो इस मनरेगा से संबंधित इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान का क्या नाम है। दरअसल हमारे मौसम विज्ञान द्वारा यह घोषणा की गई है, सिर्फ हमारे नहीं बल्कि वैश्विक मौसम, जो विश्व मौसम विज्ञान है, उसने भी ये घोषणा की है कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि हिंद महासागर
से एक भयानक चक्रवाती तूफान उठकर आ रहा है, वह बंगाल की खाड़ी में आने वाला है और वह तूफान बंगाल और उड़ीसा में भयानक तबाही मचाने वाला है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई है। तो उस तूफान का नाम क्या है? उस तूफान का नाम है एम्फन। एम्फन तूफान। इस एम्फन तूफान की खासियत है, या मौसम विज्ञान द्वारा जो बताया गया है कि यह 195 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ रहा है और यह किसको ज्यादा प्रभावित करेगा? बंगाल और उड़ीसा को। बंगाल और उड़ीसा को। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विज्ञानियों द्वारा कहा जा रहा कि बंगाल का एक जो तट है, दीघा तट, यही सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो हमारा ये सवाल था कि बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आने वाला है उसका नाम क्या है? वो उसका नाम है एम्फन तूफान, और यह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने कभी इजराइल के पीएम पद का शपथ ग्रहण किया, वह उनका कौन सा क्रम था? अर्थात इसका मतलब यह है कि जैसा कि हम लोग पहले से भी सुनते ना आ रहे होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने जब फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है तो वह कौन सा क्रम था? तो वह क्रम था हमारा इनका 5वां। अर्थात बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार पुनः इजराइल के पीएम पद का शपथ ग्रहण किया है। तो इस संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें करते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार, अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं और उसकी जांच भी चल रही है। इसी क्रम में वहां के विपक्षी पार्टियों ने लगातार इनका विरोध किया और जब चुनाव हुआ है तो कहा लगातार 1 साल में 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है। जब पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो इस प्रकार वहां पे राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था और इस बार पुनः जब चुनाव हुआ तो फिर से जब किसी पार्टी को, यानी कि किसी पार्टी मीन्स जैसे बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी अपनी पार्टी लिकुड है, लिकुड पार्टी, तो इन्हें भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। साथ ही साथ अन्य किसी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पुनः बन गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है, इसने एक अन्य पार्टी ब्लू एंड व्हाइट, पार्टी, इन दोनों लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है और जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही साथ ब्लू एंड व्हाइट व्हाइट पार्टी का जो पेनी कार्न्स ये इसके नेता है और पेनी कार्न्स को बनाया गया है क्या? डिप्टी पीएम, यानी कि उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री। तो ये हमारे पेनी कार्न्स बन गए हैं यहाँ पे क्या? डिप्टी पीएम प्लस रक्षा मंत्री। ओके, साथ और एक महत्वपूर्ण बात में कुछ और हम चर्चा कर लेते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, ये लिकुड पार्टी के ये पहली बार जो है इजराइल के पीएम बने थे 1996 में, फर्स्ट पीएम। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और आगे वर्तमान में 2020 में पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो कौन से क्रम में? 5वें क्रम में। ओके साथियों, हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बुजुर्गों की रक्षा हेतु किस राज्य ने मिशन ग्रांड केयर शुरू किया? जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 का जो प्रभाव है, इसका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं कौन? हमारे बुजुर्ग। तो बुजुर्गों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य ने, जैसा कि हम लोग जानते होंगे हैं कि प्रथमतः केरल राज्य में कोविड-19 का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया था। तो उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि वहां पे बुजुर्गों की रक्षा कैसे की जाए, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य द्वारा यह मिशन ग्रांड केयर शुरू किया गया। इस मिशन के तहत इस केरल सरकार ने व्यवस्था क्या की कि लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया कि बुजुर्ग हमारे
संपत्ति हैं, बुजुर्ग हमारे खास हैं और बुजुर्गों की हमें रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें हमें ऐसे माहौल में मरने के लिए एकाकी छोड़ देना चाहिए। साथियों, आते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न पर। हमारा आज का यह 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया। तो कोई एक ऐसा देश है जिसने हाल ही में एक मानचित्र जारी किया है, तो वह देश कौन सा है? वह हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। ये एक नया मानचित्र जारी करने के पीछे कुछ हम कारणों की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको ध्यान हो कि जब भारत ने 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हटाते हुए वहां पे 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर की घोषणा की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नवंबर में एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। उस नए राजनीतिक मानचित्र में नेपाल और उत्तराखंड की जो सीमा है वहां पे एक काला पानी का क्षेत्र है, काला पानी का क्षेत्र, इसे हम मिटा देते हैं। आप अगर देखेंगे, जब ये हमारा नेपाल है, भूटान हो गया, सिक्किम, भूटान, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है देख रहे हैं नेपाल का, तो यहाँ पे उत्तराखंड है। तो ये जो क्षेत्र है बेसिकली, ये जहां पे ज्वाइंट है ना, यही ज्वाइंट, ये काला पानी प्लस लीपू लेक, क्या है? लीपू लेक। ये 2 क्षेत्रों की बात है। जब भारत ने अपना मानचित्र जारी किया था, इसे जब 2 भागों में यूटी में बांट दिया गया था, तो उस मानचित्र में क्या दिखाया गया था? जो ये क्षेत्र है काला पानी और लीपू लेक का, उसे उत्तराखंड का एक हिस्सा बताया गया था, और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जो जिला है उसका हिस्सा बताया गया था। तो जब मानचित्र जारी किया गया तो नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, जैसा कि हमें पता है कि इधर यहाँ पे मानसरोवर है, जहाँ पे कि हमारे देश से हर वर्ष मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्री जाते हैं, तो उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने एक रोड यहाँ पे शुरू किया था, यहाँ से जाने के लिए इधर। तो रोड जो बनाया जा रहा था, बेसिकली ये रोड इस काला पानी क्षेत्र से होके जा रहा था। तो ये रोड जो बन रहा था, इसी रोड पर आपत्ति दर्ज करी किसने? नेपाल ने, यानी नेपाली सरकार ने। और इसके पीछे विश्लेषकों का कहना है कि बेसिकली यह नेपाल सरकार का खुद का नहीं, बल्कि यह चीन के सुझाव पे या चीन के बहकावे में आकर नेपाल सरकार ने इस तरह का एक विवादित बयान दिया और इससे जो है असंतुष्टता दर्ज की थी इस रोड के बनने से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस जो विवाद, एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ये क्षेत्र का जो हो गया, इस विवाद को हटाने के लिए या टालने के संदर्भ में ही नेपाली सरकार द्वारा, बेसिकली कहें तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, इनकी जो राष्ट्रपति है महोदया विद्या देवी भंडारी, इन्होंने एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया और उस राजनीतिक मानचित्र में ये जो क्षेत्र है उसे उन्होंने नेपाल का दिखाया है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का जो जवाब था कि कौन से देश ने अपना राजनीतिक मानचित्र जारी किया है, तो वह नेपाल था। और हमने आपने से चर्चा कर दी कि उसने जारी क्यों किया, और हो सकता है कल कोई पूछा भी जा सकता है कि लीपू लेक कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही कि किस देश ने अपना नया मानचित्र जारी किया है, तो वह नेपाल है। आज का ये 6वां प्रश्न है कि कोविड-19, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, पूरा विश्व इसके चपेट में है। तो इसके साथ साथ न सिर्फ सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई पूरे विश्व की, इसके साथ ही साथ पूरा खेल जगत भी प्रभावित हो गया है। तो लेकिन एक प्रश्न इस बात से जुड़ा हुआ है कि कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद दुनिया में शुरू होने वाला प्रथम फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा, अर्थात इस कोविड-19 के प्रभाव के बाद दुनिया में जो खेल, पूरी तरह से खेल जगत शांत हो गया था, कोई खेल नहीं हो रहा था, तो अब एक नया खेल शुरू हुआ है फुटबॉल का। उस लीग का नाम है बुंडेसलीगा। तो लेकिन सवाल ये है कि यह बुंडेसलीगा किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो वह देश हमारा कौन सा है? जर्मनी। कहां आयोजित हो रहा है? जर्मनी में। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि ये जहाँ पे भी, मतलब जर्मनी में जो ये बुंडेसलीगा लीग हो रहा है, यह
पूरी तरह से खाली स्टेडियम में होगा, यानी कि यहाँ पर कोई दर्शक नहीं होगा। या इसलिए ध्यान में रखा जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था की गई ताकि जो कोरोना वायरस का प्रभाव है, जो संक्रमण हो रहा है, किसी को इसका संक्रमण न फैलने पाए। अर्थात यहाँ पे दो फैक्ट है हमारा कि कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद दुनिया में शुरू होने वाला पहला लीग कौन सा है, तो होगा बुंडेसलीगा। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि क्या वह बुंडेसलीगा जो दुनिया का पहला प्रथम खेल था जो कोविड-19 के बाद शुरू हुआ, वह किस देश में शुरू हुआ, तो वह शुरू हुआ हमारा जर्मनी में। ओके, सातवां प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए भारत 2020 से 2025 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए कितनी राशि खर्च करेगा। अर्थात सवाल ये है कि भारत जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, या जो 5 सूत्रीय आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री जी ने घोषित की है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए तत्पर है। और उसी को ध्यान में रखते हुए 2020 से 25 के लिए एक राशि आवंटित की गई है, यानी निर्धारित की गई है कि और वह राशि कितनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। तो वह राशि है लगभग 111 लाख करोड़ रुपए। अर्थात याद करिए, जो कि हमारा राहत पैकेज था दूसरा वाला कितना था, वो 20 लाख करोड़ रुपए। बट ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा इस 5 सालों में कितना होगा, 111 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी राशि है और इसके द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने देश में मजबूत करके न सिर्फ निवेश को बढ़ावा देंगे, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी देश को देश की आर्थिक स्थिति को और लोगों के रहन सहन की स्थिति को भी उन्नत किया जा सकेगा। तो साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करने का क्या मकसद है। इस मेन मकसद इसका क्या है कि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स है, अर्थात वैश्विक स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान है 70 140 में से। अर्थात 140 देशों में भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता है उसका स्थान 70वां है। तो जब अगर आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, सड़क हो गया, संबंधी मतलब पेयजल हो गया, या जो बेसिक नीड ऊर्जा हो गई, सड़क हो गया, जब ये सब चीजें नहीं रहती हैं तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। आप जरा कल्पना कीजिए कि आप मान लीजिए अपने गांव में एक कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आटे से आप गेहूं के आटे से आप ब्रेड बनाना चाहते हैं, लेकिन अब आपके यहाँ पे क्या है, बिजली ही नहीं उपलब्ध है। अगर बिजली नहीं उपलब्ध है तो आप मशीन नहीं चला पाएंगे, मशीन नहीं चला पाएंगे तो फिर आप इस तरह की गतिविधियां आर्थिक नहीं कर पाएंगे। तो अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें होती हैं, अगर उनका अभाव होता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती तो समस्या हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इतनी बड़ी राशि 111 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित की है। एक महत्वपूर्ण बात हम इस पे कर लेते हैं कि ये जो राशि है आखिर किस मद में लगभग कितना खर्च होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आपसे कभी भी प्रश्न ये बन सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत 2020 से 25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया है, तो वह है हमारा ऊर्जा क्षेत्र। और उसके लिए कितना प्रतिशत, 28%। नंबर 2 पर कौन सा है, सड़क पर कितना आपने देख लिया, 18%। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं और इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक अंतिम बात यहाँ पे छूटी जा रही है, उसे हम बता देते हैं कि जो इतना बड़ा हमने कहा कि एक आवंटन किया गया 111 लाख करोड़ रुपए, एक्चुअली इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने सोशल प्लस डिजिटल, इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल कर लिया है। अर्थात उस जो 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो। ये आज का 8वां प्रश्न है। यह प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन है जो आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों में शामिल नहीं है। जैसा कि हमें याद है, हम बार बार चर्चा कर भी रहे थे, आज भी हमने चर्चा की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता के लिए 5 स्तंभों की घोषणा की थी। उन 5 स्तंभों में से यह इन चारों में से ऐसा है जो नहीं है, वह कौन सा है। तो हम देखते हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर,
नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही चर्चा की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेकंड वन सिस्टम, नहीं, यस, यह भी आत्मनिर्भरता का भाग है। डेमोग्राफी, यस, डेमोग्राफी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी देश के आर्थिक विकास को करने में या पूरे किसी देश की उन्नति में डेमोग्राफी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक तरह से प्राकृतिक संसाधन होता है। अगर इसका कुशलतम उपयोग किया जाए तो यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ उन्नत बनाता है बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी विकास भी करता है। तो यहाँ पे हम एक चौथा विकल्प हमारे पास बचता है जो है एक्सपोर्ट। तो ये हमारा एक्सपोर्ट यानी निर्यात जो है यह आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभों में शामिल नहीं है। ओके, तो आप हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर उन 5 स्तंभों में फिर शामिल क्या है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये तो हमारे 1 2 3 ये तो शामिल ही है 5 स्तंभ में से। आप इसे हम 1 2 3 कर लेते हैं। फर्स्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड वन सिस्टम, एंड थर्ड वन यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा डिमांड, अर्थात मांग। याद है कि हमने कहा था कि जब मांग मनरेगा की जो 40,000 करोड़ रुपए जब जनरेट भेजा जाएगा गांव में, तो उससे क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, वो आत्मनिर्भरता के लिए आगे महत्वपूर्ण होगी। चौथा हमारा डेमोग्राफी और 5वां यहाँ पे है हमारा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से आत्मनिर्भरता के जो 5 स्तंभ है जिनकी हम लगातार पीछे भी चर्चा कर रहे थे, तो इसका हो सकता है कि कभी भी किसी भी एग्जाम में, कभी कभी छोटे एग्जामों में या कभी बड़े एग्जामों में भी, विशेषकर हम बात करें तो पीसीएस में भी, बीपीएससी के भी एग्जाम में या बिहार की जुडिशरी में, इवन यूपी की जुडिशरी में भी कभी कभी इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो हमें इसे भी जान के चलना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी कभी अगर गलत हो जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। थैंक यू सो मच।